नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वीज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, नहीं वीज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म की जो भी दो थ्योरीज थी हमारी, क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, पैरामैग्नेटिज्म के बाद में हमने स्टडी करनी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो ये जो थ्योरी रहेगी हमारी, वो यही रहेगी वीज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। अब ये थ्योरी कहती क्या है, उसके लिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं दोस्तों, इनमें फ़र्क क्या है। उनमें अगर आपको डिफरेंस पता चल गया ना, तो उसके बाद इन दोनों थ्योरीज में आपको अच्छे से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और दोनों थ्योरीज को अच्छे से याद रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया था कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई सब्सटेंस है जो कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, P.M है, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो दोस्तों, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने बात की थी कि यहाँ पर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं, उनकी डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये एक दूसरे के साथ साथ यानी अलाइनमेंट बनाते तो हैं, लेकिन इधर मान लीजिए कि बी जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अपना अलाइनमेंट तो करते हैं, लेकिन थर्मल एक्साइटेशन की वजह से ये जो है थोड़ा सा जो है डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, यानी वीक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं जब इन पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। तब ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो थे वो वीक मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहे थे, लेकिन हमारे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने के पीछे रीज़न क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स, फेरोमैग्नेटिज्म जो मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं कि उनमें भी इस तरह के डाइपोल्स होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ये जो डाइपोल्स हैं वो सिंगल डाइपोल्स अलग अलग डायरेक्शंस में रहते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उनके ग्रुप्स जो होते हैं, यानी उनके ग्रुप्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। यानी इसमें तो सिंगल डाइपोल है, सिंगल एटम का डाइपोल है, वो अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें एक रीजन होगा, दूसरा रीजन होगा, तीसरा रीजन होगा, चौथा रीजन, पांचवा रीजन, छठा रीजन। तो इसमें क्या होगा कि एक रीजन में जितने भी डाइपोल्स होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न होगा उसमें क्या होगा कि वो और किसी डायरेक्शन में होंगे, यानी कि दोनों में फ़र्क बस इतना ही है, डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें सिंगल डाइपोल्स अलग अलग डायरेक्शंस में रहते हैं, लेकिन इसमें ग्रुप ऑफ डाइपोल्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में रहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ पता चल रही है कि कुछ तो डाइपोल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल अलाइनमेंट में हैं, ठीक है। ये जो रीज़न है दोस्तों, ये जो ग्रुप है इनका दोस्तों, इसी को बोला जाता है डोमेन, इसी को हम बोलते हैं डोमेन। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर डोमेन बनता है, और बेसिकली डोमेन होता क्या है कि फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है पूरा का पूरा, उसमें छोटे रीजन होते हैं, और जो एक रीजन होता है उसमें सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी डाइपोल्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू, वो एक ही डायरेक्शन में होता है। आप देख सकते हो कि जो भी हम डोमेन बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग डोमेन्स की, मान लीजिए इस और इस डोमेन की, दो अलग अलग डोमेन्स की बात करें तो उनकी डायरेक्शंस डिफर हो सकती हैं, लेकिन एक डोमेन की बात करें तो उसके अंदर जितने भी मोमेंट्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर पता चल गई? अब दोस्तों, हाँ, ऐसा क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो वीक इंटरेक्शन शो करता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो करता है। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो आपके स्कूल का, रिसेस टाइम का आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि रिसेस टाइम में आपको क्या करना है कि एक बच्चे को पकड़ के कोई न्यूज़ देनी है। रिसेस टाइम में आप किसी बच्चे को पकड़ के न्यूज़ दे रहे हो कि हाँ जी कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, ठीक है। एक तो हो गया ये। दूसरा होगा दोस्तों कि आपने
अलग अलग क्लासेस के लोग बैठे हैं, आप एक क्लास में जाकर के एक बार ही अनाउंस कर रहे हो कि कल छुट्टी है, तो ऐसे में आपकी एनर्जी कम वेस्ट होती है और ऐसे में आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। सो अगर अपने एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर अप्लाई करें तो इनमें अलाइनमेंट ज़्यादा होगा और इनमें अलाइनमेंट कम होगा। और यही वजह है दोस्तों कि क्योंकि ये देखिए ये तो अलाइनमेंट में है ही, हमें क्या करना है, बस पूरी की पूरी क्लास को अलाइन करना है, ठीक है। इनको अलग अलग अलाइनमेंट देने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, जिस वजह से दोस्तों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंटरेक्शन शो करते हैं। तो होपफुली आपको पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस समझ में आया होगा। और दोस्तों जो हमने यहाँ पर समझा वही हम थ्योरी के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो थ्योरी हमने अभी पढ़ी वही वीज ने बताई थी। तो चलिए फिर थ्योरेटिकली हम क्या लिखेंगे, बेसिकली हमें यहाँ पर डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हमें तो केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। तो डोमेन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैग्नेटिक मोमेंट्स कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं वीज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में यह बताएगी। अकॉर्डिंग टू वीज अ स्पेसिमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, स्पेसिमेन का मतलब होता है सिंपल एक सैंपल, ठीक है, सैंपल को ही स्पेसिमेन कहते हैं। अ स्पेसिमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंटेन ए नंबर ऑफ स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स। इसमें स्मॉल रीजन्स होते हैं, कई सारे स्मॉल रीजन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। विच आर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइज, जो कि अलग अलग स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइज होते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप मैग्नेटाइज होते हैं, उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। मतलब ऐसे नहीं है कि इस रीजन पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तब ये इस रीजन वाले इधर हो गए, इसमें इधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इसलिए हो गए, नहीं, हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। डोमेन में ये अलाइनमेंट अपने आप है, यानी विच आर spontaneously magnetized. The spin of all the atoms in every domain is same. अगर एक डोमेन की बात करें तो वहाँ पर जितने भी एटम्स हैं सभी का स्पिन सेम है, ये चीज़ हमें पता चल गई। कहाँ पहुँचे हम, द स्पिन ऑफ ऑल द एटम्स इन एवरी डोमेन इज सेम बट डायरेक्शन ऑफ स्पिन्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट डोमेन्स। बट क्या है कि अगर डिफरेंट डोमेन्स की बात करें, दो डिफरेंट डोमेन्स की बात करें तो वहाँ पर डायरेक्शंस जो है वो डिफरेंट होंगी। ये चीज़ हमें पता चल गई कि एक डोमेन में सभी एटम्स की स्पिन एक ही रहेगी, लेकिन अगर अलग अलग डोमेन्स में चले जाएँ, डिफरेंट डोमेन्स में चले जाएँ तो वहाँ पर उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हो सकती है। is same but direction of spin are different in different domains. The magnitude of spontaneous magnetization of material is vector sum of magnetic moment of individual moments. तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का वो क्या होगा, टोटल जितना भी हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है उसका वेक्टर सम हम कर लेंगे, तब हमें मिलेगा क्या, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन दोस्तों हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि ये डोमेन्स बन जाते हैं, यानी डोमेन्स बनने का कारण क्या होता है। अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसमें अलग अलग रीजन्स बन जाते हैं, यानी एक रीजन के जितने भी एटम्स होंगे वो अलाइनमेंट में होंगे, एक ही डायरेक्शन होगी उनकी स्पिन की, और अलग अलग ऐसे कई सारे रीजन बन जाएंगे जिनकी अलग अलग डायरेक्शन होगी, ठीक है। या तो होते तो सभी के सेम होते या फिर होते ही ना, ठीक है, यानी अलाइनमेंट या तो सभी का सेम होता है या फिर होता ही ना। तो ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि इस तरह का अलाइनमेंट है यहाँ पर बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका रीज़न बताया हमें वीज ने, क्या बताया, द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ऑफ ईच डोमेन इज ड्यू टू द, ध्यान से सुनिएगा, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सचेंज फील्ड। अब वो कहता है कि इसके अंदर एक एक्सचेंज फील्ड पाया जाता है, यानी इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंटरनल एक मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज फील्ड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर फील्ड और वीज फील्ड, क्योंकि ये वीज ने शो किया। और इसको हम किससे शो करेंगे, HM से, क्योंकि M क्या शो कर रहा है, मॉलिक्यूलर फील्ड, which tends to produce a parallel alignment of atomic dipoles in each domain। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक डोमेन का अपना खुद का एक
एक्सचेंज फील्ड होगा और उस एक्सचेंज फील्ड की वजह से ये जो डोमेन है इसमें अलाइनमेंट होगा। तो आपको एक चीज़ समझ आई कि यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी अप्लाई कर रहे तो भी डोमेन्स बन रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि डोमेन्स के अंदर उसके अंदर एक एक्सचेंज फील्ड काम करता है जिसको वीज फील्ड भी कहते हैं और मॉलिक्यूलर फील्ड भी कहते हैं। और इसी फील्ड की वजह से डोमेन में जितने भी एटम्स होते हैं वो अलाइनमेंट में रहते हैं। अब एक चीज़ तो हमें पता चल गई। और दोस्तों ये एक्सचेंज फील्ड किस वजह से होता है, कैसे ये क्रिएट होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाइजेनबर्ग एक्सचेंज फील्ड इंटरैक्शंस, तो उसमें हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप सीधा सीधा ये जानेंगे कि एक्सचेंज फील्ड क्या काम करता है। आगे हम एक्सचेंज फील्ड के बारे में और भी पढ़ेंगे। अब दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों अगर ये देखा जाए कि ये जो मॉलिक्यूलर फील्ड है या फिर ये जो वीज फील्ड हम कह रहे हैं ये किस पर डिपेंड करता है, तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब जितना ज़्यादा इसका मैग्नेटाइजेशन होगा, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटाइजेशन कि अगर हम किसी मान लीजिए कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि इस पर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस सब्सटेंस पर, तो ये कितना मैग्नेटाइज होता है, यानी कितना डिग्री ऑफ अलाइनमेंट, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट ये शो करेगा, वो होता है मैग्नेटिज्म। अब जिसका जितना ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा उसका मतलब उसमें उतना ज़्यादा अलाइनमेंट होगा। ज़्यादा अलाइनमेंट का मतलब है कि पहले से डोमेन ज़्यादा अलाइनमेंट में थे, पहले से डोमेन थे, इसका मतलब वहाँ पर एक्सचेंज फील्ड की वैल्यू ज़्यादा थी। एक्सचेंज फील्ड की वैल्यू ज़्यादा थी, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जो HM है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के। ये आपको यहाँ पे लिखना है कि वीज फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सबस्टेंस। ये चीज़ आपको पता चल गई। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसकी कांस्टेंट आता है HM इज इक्वल्स टू लैम्डा M। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर लैम्डा जो होता है वो दोस्तों क्योंकि वीज थ्योरी पढ़ रहे हैं तो जो कांस्टेंट आएगा वो भी कौन सा आएगा, वीज कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो वीज कांस्टेंट है। ये चीज़ आपको समझ आई। HM क्या है, एक्सचेंज फील्ड है जो डोमेन के अंदर अलाइनमेंट कर रहा है इनका एटम्स का, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जो HM है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर सोचें कि अगर हम मान लीजिए कि ये हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, इसमें HM तो पहले से ही काम कर रहा है, HM तो पहले से ही काम कर रहा है। तो अगर इसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, अगर हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, मान लीजिए कि हमने जो है बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, या फिर उसको हम BA बोल देते हैं, BA यानी फील्ड अप्लाइड, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड देखें, रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, तो अगर हम रिजल्टेंट फील्ड को BM से शो करें तो वो क्या होगा, BA प्लस B ऑफ एक्सचेंज फील्ड, या इसको BW बोल देते हैं। V जो B है वीज फील्ड, BW जो है वो किसको शो कर रहा है, वीज फील्ड को या एक्सचेंज फील्ड को शो कर रहा है। अब दोस्तों B, लेकिन हमारे पास तो किसकी वैल्यू है, HM की वैल्यू है। तो हमें पता है B और H में क्या रिलेशन होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H होता है। अगर हमें B एक्सचेंज फोर्स की बात करनी है तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट HM हो जाएगा, क्योंकि ये H है। तो यहाँ पर यही होगा कि BA प्लस म्यू नॉट HM, ठीक है। ये हमने सिर्फ शो करने के लिए लिखा BW, ठीक है। फिलहाल हम अगर देखें तो BM जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, B अप्लाइड प्लस म्यू नॉट HM। ये चीज़ हमें क्लियर होगी। HM की वैल्यू डिग्री ऑफ अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में देखें तो कितनी होगी, यहाँ पर लैम्डा M भी हम पुट कर सकते हैं, तो HM की जगह हम लैम्डा M पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट फील्ड जो इस पर काम करेगा जब हम BA इस पर अप्लाई करेंगे। यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, यानी जो रिजल्टेंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। ये चीज़ आपको क्लियर पता चल गई। अब दोस्तों इसको थ्योरी में आगे लेकर के चलते हैं और इसको अच्छे से लिखते हैं कि एग्ज़ाम में हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम उसी को फिर थ्योरेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
द रिजल्टेंट फील्ड एक्टिंग ऑन एनी एटम। रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ये चीज़ हमने पहले देख ली है। एच एम को हम लैम्डा एम लिख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से हम देख चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमने बना ली थी, इससे इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। नाउ कंसीडर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंटेनिंग n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं कि वहाँ पर पर यूनिट वॉल्यूम में एटम्स कितने हैं, n है। ईच हैविंग टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर j। जो प्रत्येक जो भी हमारे पास एटम है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, j हो गया। सो द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटाइजेशन इज यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटाइजेशन। तो दोस्तों क्वांटम थ्योरी से हमें फॉर्मूला जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको उस समय भी बताया था कि नेक्स्ट टाइम जब वीज थ्योरी पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो वहाँ पर मैंने बताया था, तो ये देखिए इसका यूज़ यहाँ पर आ गया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जा करके वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये हम जान चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक और चीज़ पता होती है कि म्यू की ये वैल्यू होती है। जो म्यू होता है सिंपली म्यू बी एक अलग चीज़ है। म्यू बी तो क्या हो गया, बी की डायरेक्शन में हो गया, म्यू बी जो होता है वो हमारा बोर मैग्नेट्रॉन होता है। लेकिन दोस्तों अगर म्यू की बात करें, म्यू क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला होता है। अब आप कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ये फॉर्मूला कब कर लिया हमने तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था जी म्यू बी एम जे। तो दोस्तों एम जे वहाँ पर क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही तो था ना, तो उसको जे से शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जे से शो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये सेम ही है, सेम है, तो ये म्यू की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे भी तो हमें देखने को मिल रहा है जी म्यू बी जे। तो यहाँ पर जी म्यू बी जे की जगह हम क्या लगा देंगे, सिंपल म्यू लगा देंगे। तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है ये बन जाएगी। और दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आगे हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि जी क्या था और म्यू बी क्या था, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ये लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर था और ये म्यू बी जो है वो बोर मैग्नेट्रॉन था। ये चीज़ हम कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और आती है कि ये जो बी एक्स है ये क्या है। दोस्तों बी एक्स की बात हम कर चुके हैं क्वांटम थ्योरी में। ये क्या था, ब्रिलियन फंक्शन था, और एक्स का फंक्शन था ब्रिलियन फंक्शन जो कि ये था। फिलहाल वैसे इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये याद करना है क्योंकि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सीधा याद रखना है कि एम की वैल्यू एन म्यू बी एक्स है, जहाँ पर बी एक्स क्या है, ब्रिलियन फंक्शन है जिसकी वैल्यू ये है। ये चीज़ हमें पता चल गई। क्वांटम थ्योरी में हम पूरा ब्रिलियन फंक्शन पर पढ़ के ही आए हैं, ठीक है। उसके बाद है x इज इक्वल्स टू जे वाई। अब दोस्तों यहाँ पर जो x होता है, यहाँ पर जो x होता है वो क्या माना था हमने, जे वाई के इक्वल माना था। जहाँ पे y क्या था, y था हमारा म्यू बी जी बी बाई के टी। तो x क्या हो जाएगा, j से मल्टीप्लाई कर देंगे, j म्यू बी जी बी बाई के टी। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इसका यूज़ करना है। म्यू बी जी और j क्या है, म्यू बी जी और j, इसको क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे। तो ये क्लासिकल थ्योरी वाला बन गया, लेकिन हमें ज़्यादा हम उलझते नहीं, हम सिंपल देखते हैं कि ये जो है क्या हो गया, x की वैल्यू म्यू बी बाई के टी हो गई। अब दोस्तों क्या होगा, अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपको बी एक्स और बी में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बी तो हमारा क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। बी क्या है, बी क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। बी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर कितना मैग्नेटिक फील्ड हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो है। लेकिन बी एक्स जो है ये हमारा ब्रिलियन फंक्शन है, ठीक है। तो बी एक्स और बी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू जब हम म्यू बी ले रहे हैं तो ये तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि B तो हम अप्लाइड फील्ड लेते हैं। हमें तो अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो वहाँ पे हमें BM लेना चाहिए, रिजल्टेंट लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर B के साथ साथ म्यू नॉट HM भी तो काम करता है। तो ऐसे में हम B को किससे रिप्लेस कर देंगे, BM से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा नया x क्या आ जाएगा, नया x आएगा अकॉर्डिंग टू वीज थ्योरी B शुड बी रिप्लेस्ड बाय रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में लगा रहे हैं तो म्यू BM बाई के टी। BM की वैल्यू यहाँ से उठाइए, क्या है, बी प्लस म्यू नॉट लैम्डा एम, यहाँ पर रख दिया लैम्डा म्यू नॉट एम प्लस बी। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखते हैं, एट टी इज इक्वल्स टू 0 टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को 0 करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर हम टेम्परेचर को 0 करते हैं तो x की कितनी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी कुछ भी बटा में 0, तो इनफाइनाइट। x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो bx की वैल्यू हो जाएगी 1।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि t अगर 0 कर दें तो वहाँ पर bx की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। कैसे हुई ये हम समझ चुके हैं। t 0 करेंगे तो x इन्फाइनाइट हो जाएगा, x इन्फाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ पर bx है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अगर दोस्तों bx 1 हो जाएगा तो ज़रा इक्वेशन नंबर 3 की तरफ ध्यान दीजिए कि जब bx 1 हो गया तो bx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, bx की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। bx मैक्सिमम 1 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी n म्यू एट टेम्परेचर t इज इक्वल्स टू 0। लेकिन दोस्तों m की वैल्यू मैक्सिमम है और m किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। तो हम इस m को क्या करते हैं, m ब्रैकेट में t से शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने टेम्परेचर 0 रखा तो इस m को देखने से तो नहीं पता चल रहा कि 0 रखा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट में 0 लगा देते हैं। तो इसके लिए ये जो 0 टेम्परेचर वाले इसको m ब्रैकेट 0 लिखेंगे और कोई भी नॉर्मल अगर मैग्नेटाइजेशन दिखना है तो वहाँ पर t लिख देंगे ब्रैकेट में। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दोस्तों क्योंकि ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसको हम किससे शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो इसके लिए यहाँ पर इसके पैरों में S भी लगा देंगे। तो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कितनी आ गई, ms0 इज इक्वल्स टू n म्यू। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको, ms0 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, n म्यू। इसको इक्वेशन नंबर बना लेते हैं, 5 तक आ गए तो इसको इक्वेशन नंबर 6 बना लेते हैं। अब दोस्तों ज़रा वापस जाइए इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। इक्वेशन नंबर 3 में n म्यू है क्या, है। n म्यू क्या होता है, ms0 होता है। और दोस्तों इसको जो है क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करे तो इसको mt लिख लेते हैं। तो हमें पता चला कि m जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वो क्या है, n म्यू bx। n म्यू को हम ms0 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ms0 हम इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी ms0 इंटू bx। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं, ये बता दीजिए फटाफट से। सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं कि इतना तो हमने कर दिया और नई हमारी इक्वेशन जो बनी उसको हम इक्वेशन नंबर, थोड़ा सा एक काम करते हैं कि इनको इक्वेशन नंबर देते हुए चलते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 6 दिया, इसको 7 दिया, इसको 8 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 9 देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको bx की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, bx की। तो bx को एक बार बना के देख लेते हैं कि bx किसका रेशियो है, bx है mt बाई ms0 का रेशियो, और इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 10। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, आगे क्या करेंगे उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि इतना सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 10 तक तो हम कर चुके हैं, अब करते हैं हम आगे। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 7 जो है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन b इज इक्वल्स टू 0। अगर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है तो फ्रेंड्स स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो 0 होता है क्योंकि वो तो अपने आप होना है। तो इसका मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कोई अप्लाई नहीं किया तो 0 होगा। इसका मतलब इस b की वैल्यू 0 रहने वाली है। तो b अगर 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, म्यू नॉट लैम्डा m बाई kt रह जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई इस x की वैल्यू। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको ms0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पर क्या करना है आपको, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है कि ms0 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ms0 से आपको मल्टीप्लाई करना है। और दोस्तों हमें पता है कि ms0 की वैल्यू कितनी रहती है, n म्यू रहती है। तो आपको क्या करना है कि ये जो नीचे है इसको तो चेंज नहीं करना, जो न्यूमिनेटर में ms0 है उसको चेंज करना है और ये कर देना है। तो ऐसे में दोस्तों x की वैल्यू क्या रह जाएगी, नीचे तो हमारा आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में तो हमारा क्या आ जाएगा, ms0 kt, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। या फिर आप एक काम कीजिए, kt आगे लिख लेते हैं और ms0 जो है पीछे लिख लेते हैं। ये चीज़ हमें समझ आ गई मल्टीप्लाई में ये। उसके बाद दोस्तों ऊपर अगर देखें तो इसकी जगह हमें n म्यू लिखना है। तो म्यू 2 बार आ गया तो इसका मतलब n म्यू स्क्वायर
म्यू नॉट लैम्डा एम टी, ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर एम टी बाय हमारा क्या हो गया, एम एस नॉट हो गया। तो ऐसे में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हमें एम टी बाई एम एस नॉट को यहीं पर रखना है और इस बाकी चीज़ को इधर ले जाते हैं। बाकी चीज़ को जब इधर ले गए तो दोस्तों एम टी बाय एम एस नॉट जो होगा वो क्या बन जाएगा, एक्स तो है हमारा लेकिन ये उधर जाएगा तो के टी ऊपर चला जाएगा और बाकी सारी चीज़ नीचे आ जाएगी, एन म्यू स्क्वायर म्यू नॉट लैम्डा इंटू एक्स। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब दोस्तों ये है हमारी इक्वेशन नंबर 11। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 11 का ग्राफ प्लॉट करना है और इक्वेशन नंबर 10 का ग्राफ प्लॉट करना है। इक्वेशन नंबर 10 में अगर देखें तो हमारा एम टी बाई एम एस ज़ीरो ही है, तो इसका और बी एक्स के साथ हमें ग्राफ प्लॉट करना है और इसी तरह के ग्राफ हमें एम टी बाई एम एस नोट का एक्स के विद रिस्पेक्ट हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब दोस्तों ये जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे ये डिफरेंट 3 टेम्परेचर पर करेंगे और इसका ग्राफ हम एक बार ही प्लॉट करेंगे। वो क्यों प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, हम पढ़ेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए हमें उसका यानी क्रिटिकल टेम्परेचर का हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, इसलिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि टू फाइंड द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन वी प्लॉट ए कर्व बिटवीन दिस एंड दिस 3 टाइम्स, यानी इसके और एक्स के बीच में 3 टाइम्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अलग अलग टेम्परेचर्स पर, एंड फॉर इक्वेशन नंबर 10 वंस, यानी इक्वेशन नंबर 10 के लिए हम एक बार ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हमें कई बार डाउट हो जाता है कि ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम फटाफट से ग्राफ प्लॉट करते हैं और इसके जो भी कंडीशंस बनेगी, जो भी केसेस बनेंगे उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन कर्व से, इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलते हैं वो देखते हैं। दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार रहेगा क्योंकि यही हमारा डाउट रहता है, यही पोर्शन हमारा डाउट रहता है वीज थ्योरी में कि इनसे क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम ग्राफ से देखें तो हम जितने भी ये 3 ग्राफ प्लॉट किए हैं ये हमने किए हैं दोस्तों किस इक्वेशन के लिए, वो हमने किए हैं हमारी इक्वेशन नंबर जो थी 11 के लिए। और दोस्तों ये जो ब्लू कलर से जो ग्राफ है वो दोस्तों शो किया हमने एम टी बाई एम एस ज़ीरो इज इक्वल्स टू बी एक्स के लिए। तो दोस्तों ये जो तीनों जो कर्व्स हैं इनको हम बोलते हैं कर्व सेकंड, इनको कर्व सेकंड बोल देते हैं। और ये जो ब्लू वाला कर्व है दोस्तों इसको हम कर्व फर्स्ट बोलेंगे। तो दोस्तों कर्व सेकंड और कर्व फर्स्ट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे हमें उन्हीं पोजीशंस पर कंडीशंस मिलेंगी किसकी, हमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की। तो उन्हीं पॉइंट्स पर हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के लिए कंडीशंस देखेंगे कि क्या एसेंशियल कंडीशंस हमें यानी कि क्या एसेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स अगर बेसिकली देखा जाए तो कर्व सेकंड एंड कर्व फर्स्ट अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट्स पर मैच करें, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करें, एक तो पॉइंट एन पर और एक पॉइंट ओ पर। अगर ओ पॉइंट पर देखा जाए तो कर्व सेकंड का ये वाला कर्व यानी टी ग्रेटर देन टी सी वाला कर्व ओ पॉइंट पर कर्व फर्स्ट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तीनों ही कर्व जो हमारे कर्व सेकंड के अंदर आते हैं, ये वाला ब्लैक कलर से तीनों जो वो कर्व सेकंड है और ब्लू कलर से जो है वो कर्व फर्स्ट है। तो कर्व सेकंड का टी ग्रेटर देन टी सी वाला कर्व जो है वो कर्व फर्स्ट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर। और ओ पॉइंट पर अगर उसकी कंडीशन देखी जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कर्व ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा वो अनस्टेबल और 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट ओ पर मैग्नेटाइजेशन, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन अगर टी ग्रेटर देन टी सी पर देखा जाए तो हमें अनस्टेबल मिलेगा। इसका मतलब ओ पॉइंट पर भी इसका वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, टी लेस देन टी सी ही हमें रखनी है। थ्योरेटिकल हम देखेंगे आगे। अगर पॉइंट एन पर देखा जाए तो एन पर तो टी लेस देन टी सी ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर क्या कंक्लूजन निकला, इस पॉइंट पर अगर देखा गया तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू मिली हमें वो नॉन ज़ीरो वैल्यू मिली। इसका मतलब ये करेक्ट है कि अगर टी लेस देन टी सी होता है और ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व्स तो उस पॉइंट एन पर हमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो ये कंडीशंस हमारे लिए सही है। इसका मतलब एक चीज़ हमें समझ आती है कि टी लेस देन टी सी होना चाहिए, चाहे हम किसी की भी बात करें, किसी भी पॉइंट पर बात करें, हमारे पास टी लेस देन टी सी जो है वो असेंशियल कंडीशन है। असेंशियल कंडीशन के लिए आगे हम थोड़ा सा डेरिवेशन भी करेंगे और टी सी की वैल्यू भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमें लिखना क्या है।
Now we get the position of spontaneous magnetization MT/MS0 corresponds to x when these two curves intercept each other. जब ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, we get the position of spontaneous magnetization. तो वहाँ पर हमें पोजीशंस मिलेगी जहाँ पर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होगा. तो ये दो कर्व्स जहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर और N पॉइंट पर, वो है हमारे पॉइंट्स जहाँ पर हमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है. यानी अब इन दोनों पॉइंट्स की हम बात करेंगे. सबसे पहले अगर पॉइंट O के देखा जाए, फ्रॉम ग्राफ इंटरसेक्शन ऑफ फिगर दिस एंड कर्व फर्स्ट आर 2 पॉइंट्स. यानी सिंपल सी बात है कि कर्व सेकंड और कर्व फर्स्ट के अगर इंटरसेक्ट्स देखें तो वो कहाँ पर है, पॉइंट O पर एंड पॉइंट N पर. देयरफॉर एट पॉइंट O, अगर पॉइंट O की बात की जाए, फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन फॉर t ग्रेटर देन Tc द कर्व ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज अनस्टेबल एंड 0. यानी अगर t ग्रेटर देन Tc लिया जाए तो वो जो मैग्नेटाइजेशन है वो अनस्टेबल है और 0 है. ये चीज़ हमें पता चल गई. थस यहाँ पर क्या होना चाहिए, t लेस देन Tc होना चाहिए. इसका मतलब ये निकला है. ठीक है. फॉर t लेस देन Tc एट एनी पॉइंट N, अगर N पॉइंट की बात करें t लेस देन Tc के लिए, द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हैज़ ए नॉन ज़ीरो वैल्यू. यहाँ पर नॉन ज़ीरो वैल्यू, इसका मतलब एसेंशियल कंडीशन क्या आई, t लेस देन Tc होना चाहिए. अब Tc की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम आगे डेरिवेशन करेंगे. लेकिन दोस्तों उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होगी, उसके लिए एसेंशियल कंडीशन ये होगी कि ये जो कर्व सेकंड है, इसकी स्लोप कर्व फर्स्ट से हमेशा छोटी होनी चाहिए. N पॉइंट पर तो यानी t लेस देन Tc के लिए तो है, लेकिन O पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये इंटरसेप्ट किसके साथ कर रहा है, t ग्रेटर देन Tc के साथ. और t ग्रेटर देन Tc की जो स्लोप है वो ब्लू वाले कर्व से ज़्यादा हो गई. इसलिए हमें क्या चाहिए कि इसकी स्लोप नीचे होनी चाहिए, यानी ये नीचे आना चाहिए. इसका मतलब t जो है लेस देन Tc होना चाहिए. तो कुल मिलाकर के बात हमारी यही है कि चाहे हम कोई भी कर्व ले, हमारा t जो है Tc से छोटा या Tc के बराबर आना चाहिए. तो एसेंशियल कंडीशन इसकी बस लैंग्वेज चेंज कर दी. क्या, नाउ नियर द ओरिजिन के पास अगर बात करें जहाँ पर x लेस देन 1 है, द एसेंशियल कंडीशन इज फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इज दैट the slope of curve second should be less than curve first. यानी कर्व सेकंड की जो स्लोप है, कर्व सेकंड सारे यहाँ पर हमारा इंटरसेप्ट करे तो हम तो इसी की बात करेंगे. O पॉइंट पर इसी के साथ इंटरसेप्ट करे, इसकी बात करेंगे तो इसकी स्लोप ज़्यादा हो गई. हमें क्या चाहिए, स्लोप कम चाहिए, ताकि ये जो कर्व है ये यहाँ पर आ जाए. ये चीज़ आपको क्लियर हो गई. अब चलते हैं दोस्तों आगे की एसेंशियल कंडीशन जो हमने पढ़ी, इसका यूज़ करके हम Tc की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. तो दोस्तों एसेंशियल कंडीशन अगर देखें तो वहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में देनी है. नियर द ओरिजिन, अगर ओरिजिन के पास में अगर हम बात करें, जब x लेस देन 1 होता है, देन bx बिकम्स, तब bx की वैल्यू क्या होगी. जब x बहुत ज़्यादा कम होता है तो bx की जो हमने ब्रिलियन फंक्शन देखा था तो उसकी वैल्यू जो है लगभग इसके इक्वल हो जाती है. तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसकी वैल्यू ये हो गई. और फ्रेंड्स हमें पता है कि इक्वेशन 10 हमारी क्या है, इक्वेशन 10 हमारी ये थी MT/MS0 = bx. तो इसका मतलब इक्वेशन 10 जो वो क्या बन जाएगी, bx की वैल्यू रख दें तो इक्वेशन नंबर 10 जो है हमारी इक्वेशन नंबर 13 बन गई, यानी ये बन गई. अब फ्रेंड्स हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा कर्व है ये कौन सा कर्व है हमारा, ये है हमारा कर्व नंबर 1. ध्यान से देखिए जो फर्स्ट कर्व है वो, तो कर्व जो स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व क्या हो जाएगी, द स्लोप ऑफ कर्व फर्स्ट एट पॉइंट O विल बी दिस, क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगी फर्स्ट कर्व की, ये हो जाएगी. ये चीज़ हमें क्लियर हो गई. अब फ्रेंड्स सेकंड कर्व अगर बात करें तो सेकंड कर्व हमारा ये है, इसी के साथ दोस्तों हमारा क्या है, x लगा हुआ है. इक्वेशन नंबर 11 आप देख सकते हो. तो वहाँ पर स्लोप हमारी यानी सेकंड कर्व की स्लोप ये हो जाएगी, तो सेकंड कर्व की स्लोप ये हो गई. अब एसेंशियल कंडीशन क्या है, एसेंशियल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन सेज अस दैट द स्लोप ऑफ कर्व सेकंड शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ कर्व फर्स्ट एट पॉइंट O. यानी हमारे पास KT/N लैम्डा μ² μ0 की वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए 1/3 J+1 और J से. लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर कंडीशन फाइंड करनी है T के लिए यानी टेम्परेचर के लिए. तो हम टेम्परेचर को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को तो यहीं रखते हैं, साइन यही रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा. तो उधर क्या होगा 1/3
और अगर ऊपर देखा जाए तो फ्रेंड्स ऊपर जो है हमारा क्या आ जाएगा n लैम्डा म्यू स्क्वायर म्यू नॉट और बटा में क्या आ जाएगा KT और इसी के साथ क्या आ जाएगा J+1/J। यही है फ्रेंड्स हमारी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की कंडीशन है। और दोस्तों ये जो पूरा का पूरा ये जो वैल्यू है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर इसको कहते हैं। अब आप कहेंगे कि क्यूरी टेम्परेचर तो हमने कुछ और पढ़ा था, तो फ्रेंड्स वो क्यूरी टेम्परेचर था फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये जो क्यूरी टेम्परेचर है ना, ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, तो आपको याद रखना है, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर दोनों के लिए अलग अलग है और इसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। इसको या तो क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं या फिर क्यूरी टेम्परेचर फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ लिया जाए सिंपल क्यूरी टेम्परेचर तो पहले पढ़ा था वो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्यूरी टेम्परेचर फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो ये होगा हमारा। यानी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के लिए हमें एक कंडीशन मिलती है T <= TC। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है तो हमारा स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है वो वैनिश कर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और एट लास्ट आपको एक ही लाइन लिखनी है। वो क्या लाइन है? The temperature at this condition is called critical temperature, that is ferromagnetic Curie temperature. So essential condition for spontaneous magnetization is T <= TC and at temperature T greater than TC the spontaneous magnetization vanishes and the ferromagnetic substance convert into paramagnetic substance। तो चलिए फ्रेंड्स, होपफुली वीज थ्योरी जो है आपको क्लियर हो गई होगी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीज क्यूरी थ्योरी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।